वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेरी स्कॉलर्स अकेडमी विद डॉक्टर मंजूर अहमद। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और बड़े अच्छे से पूरी शिद्दत से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ, एक नए लेक्चर के साथ, जो कि टीजीटी, पीजीटी, DSSB, EMRS, LT, GIC, KVS, NVS और NTA नेट के सभी भाई बहनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। दोस्तों, इसमें आप ग्रामर के भी देखेंगे वीडियो, जो टीजीटी पीजीटी के एस्पिरेंट्स है, लिटरेचर, ग्रामर, वोकैबुलरी, सारा कुछ आपको इसमें मिलेगा। मिक्स क्वेश्चन है फ्रेंड्स इसमें, जो कि हमारा ये द्रोणाचार्य सीरीज के नाम से जो हम सीरीज स्टार्ट किए हैं, इसमें आज आप देखेंगे मिक्स क्वेश्चन देखेंगे और ये सेट नंबर 2 है, मीन्स ये हमारा दूसरा लेक्चर है। इस तरह से आपको एग्जाम तक डेली आपको रेगुलर आप मिलते रहेंगे। तो जो भी हमारे साथी नए हैं, सबसे पहले काम ये करें, 4 काम आपको करना है। पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ऑल को सेलेक्ट करना है फ्रेंड्स। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, आपको लगे कि हाँ आपने यहाँ से कुछ सीखा और आपके लिए ये फ़ायदेमंद है, तो आप इसे ज़रूर ईमानदारी के साथ आप इसे अपने भाई बहनों में, दूसरे साथियों में ज़रूर इसे शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि हम आपको लाइव आकर के आपको फिर क्लासेस देने लगे, जो भी हमारे साथी हैं। और अगर हमारे पेड बैच को आप ज्वाइन करना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो ये हम व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ आप 8115590317 पर आप मुझे कॉल या मैसेज करके आप पेड बैच की भी जानकारी ले सकते हैं। कॉल करने का टाइम 5 to 6 PM होगा। और वीडियो के अलावा अगर आप डेली 2 घंटे की फ्री प्रैक्टिस करना चाहते हैं और PDF चाहते हैं सारे क्लासेस की, तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये जो इस यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस पर आपको QR जो शो हो रहा है, ये टेलीग्राम का एक QR है। यहाँ से आप स्कैन करके, या फिर डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम पब्लिक ग्रुप का लिंक होगा, वहाँ आप ज्वाइन करके 2 से 3 घंटे आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं फ्री में फ्रेंड्स। और अगर आपको क्वेश्चन में कोई डाउट्स हो रहे हैं, या अगर आपके कोई किसी बुक से किसी क्वेश्चन में डाउट्स हैं, तो आप क्विज़ के बाद आप अपने डाउट्स को अपने नेम के साथ मेंशन कर सकते हैं। उस क्वेश्चन को आपके नेम के साथ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं अपनी क्लास को, द्रोणाचार्य सीरीज। और फ्रेंड्स, एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, द्रोणाचार्य सीरीज का जो आज हमारा ये सेकंड लेक्चर है, इसमें अगर आपको कोई डाउट आ रहा है कॉन्सेप्ट में, या अगर आप प्रैक्टिस, ये चूँकि ये आपके लिए प्रैक्टिस सेट चलेगा, या आपका जो पेपर होगा, जैसे आपके एग्ज़ाम में पेपर आते हैं उसी तरह से इसमें हम आपको देंगे कंप्लीट सारे क्वेश्चन मिक्स देंगे। और ये 25 क्वेश्चन के अभी आपको सीरीज़ दे रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन हम और बढ़ाएंगे, क्वेश्चन की संख्या बढ़ाएंगे, लाइव आपको जो है क्लासेस देंगे फ्रेंड्स आके। तो आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट्स हैं, जैसे रूट वर्ड हो गए, या फिर लिटरेरी टर्म्स हो गए, या फिर सोनेट की किसी लाइन में दिक्कत आ रही है, ग्रामर के उसमें आपके कॉन्सेप्ट में अगर कोई दिक्कत आ रही है, चाहे वो कॉमन एरर की हो, पार्ट्स ऑफ स्पीच की हो, या आपके रूट वर्ड की हो, वोकैबुलरी की, तो बहुत सारी वीडियोस हमने फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखे हैं प्लेलिस्ट में। हर एक टॉपिक का प्लेलिस्ट है, वहाँ आप जाकर के विजिट करके सारे कॉन्सेप्ट को आप फ्रेंड्स क्लियर कर सकते हैं। और इस तरह से आप पढ़िए, आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, फंडामेंटल्स की क्लास को देखिए, सारे क्लासेस हैं, हर एक टॉपिक पर है। तो और इसके बाद इस प्रैक्टिस को आप सॉल्व करते रहिए। अभी आपको मैं रिकॉर्डेड फॉर्मेट में इसको दिया हूँ, रिकॉर्डेड मोड में दिया हूँ। अब इसके बाद जो हमारा क्लास आएगा, लाइव आएगा। तो इसके लिए आप पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, और बड़ी ईमानदारी के साथ अगर आपको अच्छा लगे वीडियो, तो ज़रूर इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, जिससे कि जल्दी से, क्योंकि यूट्यूब का एक क्राइटेरिया होता है फ्रेंड्स, अगर आप वो क्राइटेरिया पूरा कर देंगे तो मैं लाइव आना शुरू कर दूंगा इसी वीक से। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से पढ़ेंगे और ज़रूर कोऑपरेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट शुरू करते हैं। ये जो लाइन है, ये हमारा किससे लिया गया है? रोमियो एंड जूलियट से लिया गया है फ्रेंड्स। तो हमारा जो आंसर होगा वो रोमियो एंड जूलियट होगा, ए। हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो ए होगा फ्रेंड्स। अब देखते हैं क्या है, रोमियो एंड जूलियट के बारे में देखते हैं ये क्या था। तो रोमियो एंड जूलियट देखते हैं फ्रेंड्स। रोमियो एंड जूलियट जो है, ये विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है। और इसमें जो है ये 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो इसमें है, ये कौन होते हैं? ये लवर एंड बिलीवेड होते हैं। ठीक है, ये रोमियो होता है, रोमियो है, और एक जूलियट होती है, जूलियट है। अब इसकी फैमिली को पूछ सकता है कि ये कौन सी फैमिली होती है, तो ये होते हैं मोन्टैग फैमिली से होता है, और ये होती है कौन? कैपुलेट से। अब देखिए होता क्या है, ये जो दोनों फैमिली होते हैं फ्रेंड्स, ये बहुत ही बिल्कुल कट्टर विरोधी होते हैं एक दूसरे के।
मीन्स आप ऐसे कर सकते हैं कि जानी दुश्मन होते हैं एक दूसरे के। ये परिवार जो है, ये फैमिली एक दूसरे की जानी दुश्मन होती है। इस प्ले पर बॉलीवुड की 2 बेस्ट मूवीज़ भी बन चुकी है हमारे हिंदी सिनेमा में। सौदागर और दूसरा सनम बेवफा, 2 मूवी बनी हुई है, आप उसे देख सकते हैं या आपने हो सकता है देखा भी होगा। तो अब देखते हैं क्या है। रोमियो जो होता है, चूँकि ये दोनों फैमिली एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, तो ये क्या होता है कि जूलियट से जो है, रोमियो और जूलियट एक दूसरे से प्यार करते हैं और चूंकि ये छुप छुप कर मिलते हैं, ये होते हैं दुश्मन फैमिली से होते हैं। तो रोमियो जाता है जूलियट से मिलने जाता है, और ये जो लाइन है फ्रेंड्स, ये बालकनी सीन में आया हुआ है। बालकनी सीन में आया हुआ है, तो आप जाहिर सी बात है कि बालकनी सीन जो है वो एट सेकेंड एंड सीन सेकेंड में है। ठीक है, एट सेकेंड सीन सेकेंड में बालकनी सीन है फ्रेंड्स। ठीक है, अब यहाँ पर वो क्या होता है कि वो उससे मिलने आता है, तो छुप करके उसके बाग में छुप करके जूलियट की बात को सुनता रहता है। तो जूलियट बालकनी से वहाँ पर होती है और अपनी सहेलियों के साथ इसके बारे में कुछ बातें करती रहती है। फिर वो छुप के सुनता रहता है, तब वो जो है ये लाइन जो है बोलता है, और फिर वो जा कर के उससे मिलता है, वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती है। उसके बाद जो है एक दूसरे से दोनों अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं, और फिर वहाँ पर वो शादी करने की प्रॉमिस करते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो है रोमियो एंड जूलियट की लाइन थी। अब देखते हैं क्या है कि इसमें थोड़ा सा मैं देखता हूँ कि इसके अब लाइन में जो ये वॉट लाइट थ्रो यंडर विंडो ब्रिक्स, इसमें अगर देखते हैं थोड़ा सा इसका ऑपरेशन करते हैं, तो इसमें लिटरेरी डिवाइस में आपको समझा दूँ फ्रेंड्स, इसमें क्या है, इसमें मेटाफर भी यूज़ किया गया है। मेटाफर किसके लिए है, यहाँ पर वॉट लाइट थ्रो यंडर विंडो। अब यहाँ लाइट जो है यहाँ पर एक्चुअली इसमें जूलियट के लिए कह रहा है। ठीक है ना, जूलियट के लिए कह रहा है, जूलियट का नाम लेकर के क्या उसको जूलियट को लाइट से जो है इसको रिफ़र कर रहा है। तो ये आपका मेटाफर हो गया जूलियट के लिए। और ये लाइन जो है ये किस में है, याम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है। ठीक है ना, याम क्या होता है आपको पता होगा, है ना, याम ट्राकी, और दूसरा होता है ट्रॉकी होता है, याम अनस्ट्रेस स्ट्रेस। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या है। और वॉट लाइट थ्रो यॉन्डर विंडो ब्रिक्स, अब इसमें देखें आप, यॉन्डर विंडो जो दिया हुआ है, ये जो वर्ड दिया हुआ है, ये फ्रेंड्स इसमें क्या है, ये एपॉस्ट्रॉफी। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो लाइन है, पहला आपका क्या है, मेटाफर में है। मेटाफर अगर एग्जाम में आपको पूछ लेगा तो आप बता सकते हैं इसमें मेटाफर भी यूज किया गया है यहाँ लाइट थ्रो के लिए। एंड यॉन्डर विंडो यहाँ से क्या है आपका, ये आपका जो है ये एपॉस्ट्रॉफी है, एपॉस्ट्रॉफी हो गया। और अगर देखा जाए तो चूंकि इसमें विंडो का जो है इमेज दिखाया गया है, लाइट का इमेज दिखाया गया है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसमें जो है इमेजरी यानी जो है आप कह सकते हैं ये जो है इमेजरी में भी है, यानी कि लिटरेरी डिवाइसेस की इमेजरी है। ठीक है ना, रूम इमेजरी है इसमें। तो ये हो गया आपका ये क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। यहाँ मैंने मेंशन भी कर दिया है ताकि आपको आसानी हो। और अगर आपको पीडीएफ इसका लेना होगा तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स, इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मैं दे दूँगा फ्री में। ठीक है, आप पढ़ते रहें अच्छे से और कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं। वीडियो को आप आराम से देखें, सुनते रहें, देखते रहें, और कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, नोट करते रहिए। सारे क्वेश्चन का एक एक क्वेश्चन को मैं पूरा ऑपरेशन करके आपको दिखाऊंगा इसमें, ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। ये मैंने सॉनेट पढ़ाया भी है। सॉनेट पूरी विलियम शेक्सपियर की सारी सॉनेट मैंने फ्री में पढ़ा रखी है, फ्री में वीडियो दे रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, दाउ आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट। अब आप देखते हैं ये भी जो है विलियम शेक्सपियर का ये सॉनेट है, सॉनेट नंबर 18 है फ्रेंड्स। ठीक है, कैसे देखते हैं, सॉनेट नंबर 18 है, शैल आई। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, देखिए इसका पहले अर्थ समझ लीजिए। ये जो सॉनेट है ये भी हमारा जो है, पहले सॉनेट के बारे में थोड़ा समझ लेंगे। सॉनेट क्या होती है, 40 लाइन की पोएम होती है। और आप देखते हैं कि उसमें एक इंग्लिश सॉनेट होता है जिसे हम शेक्सपियरियन सॉनेट कहते हैं। एक होता है आपका पेट्रार्कन सॉनेट, ठीक है, इसे हम मेल्टॉनिक सॉनेट भी कहते हैं। शेक्सपियरियन सॉनेट जो होता है वो उसमें जो है 3 क्वार्टरन होते हैं और एक कपलेट होता है। क्वार्टरन जो होता है स्टेंजा 4 लाइन का होता है, इस तरह से 12 लाइन का है ना आपका क्वार्टरन होता है, और 2 लाइन का कपलेट होता है। राइम स्कीम इसकी ए बी सी डी ई एफ और जी होती है, इतना तो आपको पता ही होगा। अब देखते हैं विलियम शेक्सपियर का ये जो सॉनेट है ये इयाम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है। ठीक है, इसको पढ़ के बताएंगे कैसे इयाम्बिक पेंटामीटर में है। अब बात करते हैं सॉनेट की। तो विलियम शेक्सपियर का जो सॉनेट था फ्रेंड्स वो 1590
1590s के आसपास में ये इनका सोनेट जो है कंपोज हुआ था, और जो पब्लिश हुआ था फ्रेंड्स वो 1609 में हुआ था बाय टॉमस थ्रॉप। ठीक है ना, ये इसका कंपोज डेट माना गया है और इसका जो है ये पब्लिकेशन डेट माना गया है। टॉमस थ्रॉप के द्वारा इसको पब्लिश करवाया गया था। अब जो विलियम शेक्सपियर का जो सोनेट इन्होंने कितना लिखा है, 154 सोनेट लिखे हैं फ्रेंड्स, 154। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इतना तो आपको पता ही होगा। कुछ चीज़ें जो है आपको नहीं पता होगा वो भी आपको सब बताएंगे। इसमें 154 सोनेट सीक्वेंस लिखे हैं। तो ये जो है 3 ग्रुप में इनका सोनेट है। पहला सोनेट नंबर 1 to 126 तक इन्होंने, है ना, अपने जो है फेयरव्यू फ्रेंड के लिए किया है। इसके बाद का जो इनका सोनेट है 127 से वो डार्क लेडी के लिए है, और सोनेट 152 तक, और 152 के बाद 53 और 54 जो है वो क्या है, लॉर्ड क्यूपिड के लिए है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं। और सोनेट नंबर 1 to 17 जो है वो प्रेक्रेशन थीम है। इसके आगे का जो सोनेट हमारा होता है वो है ग्रीक थीम है। ठीक है, तो देखते हैं, इतना तो आपने समझ लिया। अब देखते हैं इसमें इस सोनेट में है क्या फ्रेंड्स। तो इसमें जो इसका थीम दिया हुआ है, शैल आई कंपेयर। ठीक है ना, शैल आई कंपेयर। यहाँ पहली चीज़ तो ये क्या है, रिटोरिक में है, क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे देखा क्वेश्चन आपने देखा, यानी रिटोरिक में क्या होता है कि क्वेश्चन का आंसर उसे, है ना, स्पीकर को पता होता है, पोएट को पता होता है, बट वो फिर भी जानना चाहता है, और जब उसे आंसर नहीं मिलता है लास्ट में वो फिर बताता है, एक्सप्लेन भी करता है। तो इस तरह से आपने देखा कि इसमें जो है रिटोरिक यूज किया गया है। इसके अलावा यहाँ भी जो है हम देखते हैं अपॉस्ट्रॉफी। यहाँ पे शैल आई कंपेयर दी मीन्स आर का इंग्लिश है क्या है, यू। तो यहाँ भी जो यू, यहाँ पे यू जो है, दी का मतलब क्या है, यू। तो यू को यहाँ पे एड्रेस किया, तो इसलिए क्या हो गया, आपका अपॉस्ट्रॉफी हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, ये आपका अपॉस्ट्रॉफी हो गया। तीसरी इसमें लिटरेरी डिवाइस देखते हैं। यहाँ पर होता है आपका शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, दाउ आर्ट मीन्स आर का इंग्लिश है मोर लवली एंड मोर टेम्परेट। इस तरह से आपने देखा यहाँ पर क्या है, ये हमारा इंड स्टॉप में ये पोयम है। ये पूरी पोयम जो है ये इंड स्टॉप में लिखी गई है। इंड स्टॉप क्या होता है और आपका जक्सटापोजिशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं। एंड देखते हैं इंजैम्पमेंट क्या होता है। तो इंजैम्पमेंट भी मैंने आपको बताया। तो ये इसका आंसर जो है सोनेट नंबर 18 है फ्रेंड्स। इसका आंसर जो है सोनेट नंबर 18 है। अब इसका थोड़ा हिंदी आपको समझा दें। ये क्या कहते हैं, यहाँ पर कंपेयर करना का मतलब क्या है, तुलना करना, यानी कि मुआजना करना। तुलना या मुआजना यानी कि कंपेयर करना। ठीक है, मुआजना करना कहता है। और समर्स डे का मतलब क्या है, गर्मी का दिन, यानी कि मौसम गर्मा। तो कहता है मेरे दोस्त, क्या मैं तुम्हारी तुलना, तुम्हारी मुआजना मौसम गर्मा से, यानी कि गर्मी के दिन से, एक दिन से कर सकता हूँ। ऐ मेरे दोस्त, क्या मैं तुम्हारी खूबसूरती की तुलना गर्मी के ग्रीष्म ऋतु के एक दिन से कर सकता हूँ, क्योंकि गर्मी का दिन वहाँ बहुत रेयरली आता है फ्रेंड्स। ठीक है, बहुत ही रेयरली आता है इंग्लैंड में, और चूँकि हमेशा वहाँ पर सर्दी होती है, ठंडी होती है, तो जब गर्मी का दिन आता है तो उसे बड़ा ही हैप्पीएस्ट डे मानते हैं। और उस एक दिन, यानी एक दिन जो है बहुत ही रेयरली मिल रहा है, वो एक दिन बहुत ही लवली डे है। तो इसलिए कह रहा है मेरे दोस्त, क्या मैं तुम्हारी तुलना गर्मी के एक दिन से कर सकता हूँ। क्यों, दाउ आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट, क्योंकि तुम बहुत ही खूबसूरत हो, बहुत ही प्यारे हो। जिस तरह से ये गर्मी का एक दिन हमारे लिए इतनी इंतज़ार के बाद, मुद्दतों के इंतज़ार के बाद आया हुआ है, और ये बहुत ही प्यारा है, बहुत ही डियरेस्ट है, इसी तरह से तुम भी हमारे लिए डियरेस्ट हो। तो तुम्हारी तुलना उसी से की जा सकती है। तो आपने देखा इसमें थीम क्या दिखाया गया फ्रेंड्स। अब आपने देखा, जब इसकी एक्सप्लेनेशन को देखते हैं यहाँ, तो इसमें जो है समर की ब्यूटी को दिखाया गया है, यानी कि समर की ब्यूटी एक तरफ है और एक तरफ ब्यूटी ऑफ बिलीवर्ड है। यहाँ पे बिलीवर्ड है, यहाँ पे फ्रेंड की ब्यूटी की बात कर रहा है। तो आपने देखा इस तरह से टाइमलेस ब्यूटी की बात की गई है, लव की बात की गई है, और एक तरह से देखा जाए तो इसमें मॉर्टैलिटी की भी बात की गई है। तो ये आपने देखा। अब इसमें देखते हैं सोनेट जो विलियम शेक्सपियर ने एक्चुअली जो डेडिकेट किया है, तो इसमें 3 पर्सनालिटी को डेडिकेट कर किया है इन्होंने, ऐसा माना गया है। 3 पर्सनालिटी जो थे, पहले तो थे आपके डेडिकेट जिन्होंने किया था मिस्टर WH को, जिसको हेनरी रॉथस्ले कहते थे, जो कि थर्ड अर्ल थे, वो अर्ल थे साउथहैम्पटन के, ऐसा माना जाता है। पहला ये मिथ है लोगों का। दूसरा ऐसा माना जाता है कि इन्होंने जो डेडिकेट किया था, पहला तो इन्होंने कि थर्ड अर्ल को इन्होंने किया था, जो साउथहैम्पटन के जो अर्ल थे तीसरे, उनके बारे में कहा जाता है। और कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, इन्होंने जो है विलियम हर्बर्ट को किया था, जो कि अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक थे। फिर तीसरा ये मत है लोगों का कि नहीं, इन दोनों के अलावा जो है विली ह्यूजेस थे, जैसा कि उन्होंने एक बहुत ही फेमस जो है
हिस्टोरियन रहे हैं। एंड अकॉर्डिंग टू टॉमस टायरविट के अनुसार जो है विली ह्यूजेस वो कौन थे, वो एक म्यूजिशियन थे और एक एक्टर थे, वो एलिजाबेथन थिएटर में। तो ऐसा माना गया है कि इनका जो सॉनेट है ये इन्हीं तीनों में से किसी एक को डेडिकेटेड, यानी इनका जो टॉमस टायरविट है उनका मानना था कि विली ह्यूजेस को इन्होंने डेडिकेट किया है। तो इस तरह से 3 अलग अलग जो है इस पर मिथ है। ओके, अब आई थिंक कि आप इसके बारे में पूरा जान चुके हैं, सॉनेट क्या होता है, सॉनेट की बेसिक चीज़ें। बाकी चीज़ अगर आपको जानना है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के उस मेरे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में आप सॉनेट की पूरी सीरीज़ को देख लीजिए, वहाँ आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अनईजी लाइज द हेड दैट वियर्स द क्राउन। बहुत अच्छी लाइन है, बड़ी प्यारी लाइन है। क्या कह रहे हैं, अनईजी, वो अनईजी होती है। अनईजी लाइज द हेड दैट वियर्स द क्राउन, यानी वो सिर कैसा होता है, बड़ा ही अनईजी होता है, बड़ा ही मुश्किल भरा होता है, बड़ा ही जो है कांटों भरा होता है। और इसको देखते, एक मिनट, चलिए आंसर तो आपके सामने है ही यहाँ। अब आप देख सकते हैं इसमें आंसर जो है हेनरी फोर्थ है, हेनरी फोर्थ पार्ट 2 से यहाँ से लिया गया है, एक्ट 3 और सीन फर्स्ट का है। अब देखते हैं इसमें क्या है। ये एक्चुअली जो है इसका मतलब है कि वह सिर्फ बहुत ही बेचैन होता है या असहज होता है जो मुकुट पहनता है, यानी जिसके ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं वो बहुत ही असहज इंसान होता है, या यूँ कह सकते हैं कि जिसके पास बहुत पैसा होता है वो बहुत ही परेशान भी होता है, उसे सुकून नहीं होता है। दौलतमंद इंसान को सुकून नहीं मिलता, या जिम्मेदार इंसान को सुकून नहीं मिलता, ठीक है। या जो मुकुट होता है वो कांटों से भरा होता है, ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये जो है आप देखते हैं कि ये जो है इसको ये क्या है, ये किंग हेनरी जो फोर्थ थे इन्हीं के द्वारा ये बोला गया है। किंग हेनरी फोर्थ की ये क्या है, आप यूँ कह सकते हैं कि ये इनकी सॉलिलोक्यू है। ओके, इनकी सॉलिलोक्यू है। अब देखते हैं इसमें क्या है। लाइन को अगर आप देखते हैं तो इसमें है एनास्ट्रॉफी, इसमें जो है आपका सी आंसर है ये। लिटरेरी डिवाइस की बात करेंगे तो इसमें है एनास्ट्रॉफी है। भाई फ्रेंड्स, इसमें कैसे कैसे एनास्ट्रॉफी, देखिए क्या होता है एनास्ट्रॉफी, क्या होता है बता दें आपको। आप कॉपी पेन लेके बैठे, इसमें लिटरेरी डिवाइस एनास्ट्रॉफी भी यूज किया गया है। इसके अलावा इसमें साइनोडोकी भी यूज किया गया है। इसके अलावा इसमें मेटोनमी भी है, एंड इसके अलावा इसमें हाइपरबेटॉन भी है, हाइपरबेटॉन भी है, मेटाफर भी इसमें है, यूँ कह सकते हैं। अब देखें इसमें जो है, अब चूँकि हाइपरबटन एंड एनास्ट्रॉफी, यानी यूँ कह सकते हैं कि एनास्ट्रॉफी जो है, सॉरी यहाँ से एनास्ट्रॉफी जो है ये भी क्या होता है, ये हाइपरबटन से ही निकला होता है, ठीक है। एनास्ट्रॉफी जो होता है वो हाइपरबटन से ही निकला होता है। और इसको चूँकि ये एनास्ट्रॉफी है तो इसको ऐसे होना चाहिए था, इस लाइन को होना चाहिए यूँ, इस तरह से। मैंने आपको हाइपरबटन समझाया है कैसे होता है, सोनेट नंबर 116 में आप जाके देखिएगा, उसमें मैंने सब समझा रखा है। इसका लाइन ऐसे होना चाहिए, द हेड दैट wears a crown lies uneasy, इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। यानी कि वर्ड का ऑर्डर जो है चेंज कर दिया गया है। अब चूंकि हाइपरबटन एंड एनास्ट्रॉफी में थोड़ा सा अंतर होता है, उसको डिटेल देखना है तो आप सोनेट की सीरीज में आप जाइएगा, वहाँ आपको क्लियर हो जाएगा। सोनेटिकी यहाँ पे कैसे है, अब दिखाते हैं हम आपको सोनेटिकी यहाँ पर कैसे है। चूँकि सोनेटिकी यहाँ पर यूज किया गया है, एनास्ट्रॉफी तो आप समझ लिए, ठीक है। ये चूँकि इसका राइट ऑर्डर होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। हाइपरबटन भी इसी तरह से होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा अंतर होता है, क्लॉज का होता है। आप उसमें देखेंगे लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड एडमिट इम्पेडिमेंट्स, इस तरह से है। और स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी, वहाँ भी जो है हाइपरबटन का यूज किया गया है।
तो इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आप देखते हैं यहाँ पे साइनोडेकी कैसे होता है इस लाइन में। तो साइनोडेकी आप देखते हैं कि यहाँ पर हेड कहा गया है, और हेड जो है किसके लिए है, एसोसिएटेड है यहाँ पे रूलर से है फ्रेंड्स। इसके अलावा मेटोनिमी जो यूज़ किया गया है, यहाँ पर मेटोनिमी जो यूज़ किया गया है वो क्राउन के लिए किया गया है ना, क्राउन के लिए, क्राउन इज यूज्ड एज मेटोनिमी, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा, ये क्या है, ये सॉलिलोक्यू है फ्रेंड्स ये, और किसका है ये, किंग, ये किंग का है, किंग हेनरी फोर्थ का है। ओके, ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, फुल फाइदम 5 दाई फादर लाइज ऑफ हिज बोन्स आर कोरल मेड दोज आर पियर्स दैट वेयर हिज आईज नथिंग ऑफ हिम दैट डथ फेड बट डथ सफर अ शी चेंज इनटू समथिंग रिच एंड स्ट्रेंज। देखते हैं क्या है, बहुत ही अच्छी बड़ी प्यारी लाइन है ये। तो देखते हैं इसका, इस पे 4 ऑप्शन आपके हैं। पहला है रिचर्ड थर्ड से है क्या ये, एक्ट 5 सीन 4 से। दूसरा है एंटोनी एंड क्लियोपात्रा एक्ट 5 सीन 5 से है क्या, बी में ऑप्शन आपका है। सी में आपका दिया हुआ है मीजर फॉर मीजर जो कि एक्ट 3 एंड सीन 2 से लिया गया है क्या, या चौथा है द टेम्पेस्ट एक्ट 1 एंड सीन 2। तो फ्रेंड्स इसमें जो आंसर आपका है ये आपका है द टेम्पेस्ट है। ओके, द टेम्पेस्ट ये आपका लास्ट आंसर है, आपका करेक्ट आंसर है डी, द टेम्पेस्ट। अब देखते हैं ये कौन होता है, क्योंकि इसमें जो है, इसमें स्पिरिट होता है एरियल, जो स्पिरिट एरियल होता है वो इस लाइन को बोलता है। और कैसे बोलता है, फर्डिनेंड। अब यहाँ पर देखते हैं फुल फायदम इसमें स्पिरिट एरियल कहता है कि, यानी दाई का मतलब यहाँ पे क्या है, दाई मीन्स यहाँ पर वो, चूँकि उसको जो है ऐसा उसको आदेश किया जाता है कि वो जाए, और फर्डिनेंड के फादर को इसमें दिखाया गया है कि फर्डिनेंड का फादर जो है वो उसकी मौत हो चुकी है। मतलब इसमें टेम्परेरीली जो है इसके सैडनेस को दिखाया गया है, और एक तरह से कल्पना करता है कि वो फर्डिनेंड की उसका फादर जो है मर चुका है, तो वो उसे बताता है फर्डिनेंड को, ठीक है, फर्डिनेंड के फादर की उसके बारे में कि तुम्हारा पिता जो है मर चुका है। तो गाइड करता है वो उसको, फर्डिनेंड को, फुल फायदम 5। अब इसका मतलब देखें क्या है, फुल मीन्स क्या है भाई, फुल का मतलब होता है कंप्लीट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, कंप्लीट। पहले इसके पूरा मतलब बता दें हम, क्या होता है, कंप्लीट है। फायदम क्या होता है, फायदम आप ऐसे समझे कि फायदम जो होता है फ्रेंड्स वो होता है क्या, फायदम जो है एक मेजरमेंट है फ्रेंड्स। फायदम क्या है, एक मेजरमेंट है ऑफ 6 फीट, ठीक है ना, ये मेजरमेंट है 6 फीट का। तो फुल फायदम 5 कितना है, 5, यानी कि दूरी जो है बताता है कि तुम्हारे पिता की जो दूरी है वो समंदर के सीन इसमें दिखाया गया है, इसमें इमेजरी यूज किया गया है, इमेज दिखाया गया है, शी का इमेज दिखाया गया है। कहते हैं कि तुम्हारे पिता जो है यहाँ से 5 फीट की दूरी पर, 5 फीट है ना, फुल फायदम 5 यानी 5 जो है क्या है, इसमें जो है कंप्लीटली 5 फीट है, ठीक है। और फायदम जो है क्या है, वो मेजरमेंट है, ठीक है, एक मेजरमेंट हो गया। तो इट्स मेजरमेंट ऑफ 6 फीट टू डेप्थ के बारे में, जो डेप्थ का मेजरमेंट है वो कितना है, इसमें जो है ये 6 हो गया आपका, 6 जो है ये डेप्थ का मेजरमेंट है, और कितना है ये 5 पर है, यानी 6 × 5, इस तरह से जो है टोटल बताता है क्या, 30 फीट इसमें निकालता है ये। इसका कहने का मतलब ये होता है कि 30 फीट की दूरी पर तुम्हारा पापा जो है क्या है, मर करके वहाँ समंदर में पड़ा हुआ है। फुल फायदम 5 दाई फादर लाइज, यानी दाई मीन्स योर। अब दाई मीन्स क्या है, यहाँ पर आर्टिकल मीन्स योर, तुम्हारे पिता जो है यहाँ से तुमसे जो है मतलब तुमसे 5 फीट की दूरी पर है ना, दूरी कितनी है 5 फीट की, और गहराई कितनी है मेजरमेंट, वो 6 फीट की है, यानी 5 फीट दूरी और है ना लंबी, और 6 फीट गहरी, यानी कि एक 5 फीट के हिसाब से उसने ऐसे जोड़ा कि उसमें 6 और 5 का उसने रेशियो निकाल के बताता है कि वो 30 उसमें जो है फीट की गहराई पर वो है। ऑफ हिज बोन्स आर कोरल मेड, और क्या है, ऑफ हिज बोन्स आर कोरल मेड, यानी तुम्हारे पिता मर करके वहाँ पर पानी में दफन है, और ऑफ हिज बोन्स, और उनकी जो हड्डी है, आर कोरल मेड, उनकी जो हड्डी वो क्या है, यानी वो वेस्ट नहीं हुई है। अब वो टर्न किस में हो गई है, कोरल में। कोरल मीन्स क्या है, मूंगा है ना, अप्रीसियस स्टोन, अप्रीसियस रेड स्टोन है ना,
जिसका कलर कैसा होता है, रेड होता है। यानी कि इसमें ये दिखाना चाह रहे हैं विलियम शेक्सपियर कि मौत किसी का ज़ाया नहीं होता है। अगर तुम्हारे पिता की मौत हो गई तो वो वेस्ट नहीं है, वो बर्बाद नहीं है, बल्कि वो शरीर मरा नहीं है, लेकिन उसका जो है रूप क्या हो गया, उसका ट्रांसफ़र हो गया, वो चेंज हो चुका है, उसका फॉर्म चेंज हो गया है ना। यानी पहले वो शरीर में था, अब वो क्या होगा, प्रीसियस स्टोन में चेंज हो गया है। दोज आर पेयर्स, अब वो जो बोन्स हैं क्या हो गए हैं, 2000 पेयर्स दैट वेयर हिज आइज। हड्डियों को कह रहा है कि वो मूंगा की तरह मतलब कीमती पत्थर बन चुके हैं। और 2000 पेयर्स दैट वेयर हिज आइज, और वो जिसकी आंखें थी, यानी तुम्हारे पिता की जो आंखें थी वो क्या हो गई, वो कीमती मोती बन चुके हैं समंदर के अंदर। यानी उनकी मौत जो है जाया नहीं गई, यानी वो वेस्ट नहीं हुआ। और वैसा है, इसका मतलब उनको कहीं ना कहीं इसमें जो है सांत्वना दे रहा है। एरियल स्पिरिट, एरियल जो है, ठीक है, इसको क्या कर रहा है, सांत्वना दे रहा है। तो कहता है कि तुम्हारे पिता मरे नहीं है। 2000 पेयर्स दैट वेयर हिज आइज, नथिंग ऑफ हिम दैट डथ फेड, कोई भी चीज़ खत्म नहीं हुई है, बट डथ सफर शी चेंज इनटू समथिंग रिच एंड स्ट्रेंज, बल्कि वो समाप्त नहीं हुई है, कुछ खत्म नहीं हुआ, बल्कि क्या हुआ है, बट डथ सफर शी चेंज, लेकिन वो क्या हो गया है, वो समंदर में समा चुके हैं, समंदर में मिल चुके हैं। एंड इनटू समथिंग रिच एंड स्ट्रेंज, और क्या हो चुके हैं, वो कुछ अद्भुत चीज़ें बन चुकी हैं, कुछ कीमती चीज़ें बन चुके हैं। यानी वो समंदर में मिल करके और बहुत ही अजीब, बड़ी कीमती, बड़ी ही नायाब चीज़ों में तब्दील हो चुकी हैं तुम्हारे पिता की जो है शरीर। तो इस तरह से आपने देखा, इसमें जो है कॉन्सोलेशन दिखाया गया, इसमें सांत्वना दिया गया, इसमें फिलॉसफी दिया गया है ज़िंदगी और मौत के बारे में कि, है ना, कि लाइफ इज़ परमानेंट एंड द परमानेंट लाइफ इज़ लाइफ आफ्टर डेथ। यानी मौत के बाद की जो ज़िंदगी होती है वो परमानेंट ज़िंदगी होती है। जो फिजिकल, जो भौतिक दुनिया की ज़िंदगी होती है, बहुत ही कुछ चंद लम्हों के लिए क्षणभंगुर होती है। तो आपने देखा इसमें टेम्पेस्ट का यह फर्स्ट एक्ट फर्स्ट का सीन सेकेंड था। और इसमें जो है देखते हैं, अगर इसमें आप बात करेंगे लिटरेरी डिवाइस की, तो इसमें भी जो है बहुत सारी लिटरेरी डिवाइस इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें यूज किए गए हैं। जैसे कि इसमें आप देखेंगे एंटीथेसिस भी है, इसमें अलिट्रेशन है, सॉरी इसमें अलिट्रेशन है, इसमें एजोनेंस भी है, इसमें अलिट्रेशन है, ठीक है ना। एजोनेंस है, फुल, फाइदम, फाई, आ ई का इसमें उच्चारण हो रहा है, एफ से आ रहा है, ठीक है। एंड इसमें जो है क्या है, एजोनेंस भी की इसमें यूज किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, अ मैन कैन डाई बट वंस, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये भी, अ मैन कैन डाई बट वंस। देखते हैं, इंसान मर सकता है लेकिन केवल एक बार, ठीक है। अब इसमें ये जो आंसर दिया हुआ है, हेनरी 4 पार्ट 2 एक्ट 3 पार्ट 2। दूसरा दिया हुआ है बी में आपका ऑप्शन जूलियस सीजर से है क्या, एक्ट सेकेंड सीन 5 का है, या सी में द मर्चेंट ऑफ वेनिस एक्ट 5 सीन 3 का है, या नन ऑफ दीज। तो आप देखते हैं इसमें क्या है, आंसर में इसका हेनरी 4 है, हेनरी 4 पार्ट 2, यानी कि जो हेनरी 4 के नाम से पार्ट 1 और पार्ट 2 है, उसमें से हेनरी 4 पार्ट 2 से लिया गया है, और एक्ट 3 सीन 2 का ये लाइन है, ठीक है। और ये जो बोलता है फ्रेंड्स, ये फ्रांसिस फीबल होता है, कैरेक्टर होता है फ्रांसिस फीबल। आप आंसर देख सकते हैं यहाँ पे, हेनरी 4 पार्ट 2 एक्ट 3 सीन एक्ट 3, ये आपका हेनरी 4 पार्ट 2 है। इसमें जो है ये आपका एक्ट 3 सीन 2 है, यहाँ पे सीन 2 है फ्रेंड्स, ठीक है। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, सीन 2, ओके। इसमें बोलता कौन है, ये होता है कैरेक्टर फ्रांसिस फीबल। फ्रांसिस फीबल जो होता है, जिसको जो रैग टैग का मेंबर होता है। रैग टैग क्या होता है, आप एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो होता है रिक्रूट्स होता है ना, रिक्रूट्स, यानी कि ये कैसा होता है, ये जो है रंगरूट होता है, इसमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है ना। यानी किसी काम को करना चाहता है तो ये खुद बहुत घबरा जाता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, इसमें आत्मविश्वास की बहुत ही हद से ज़्यादा कमी होती है। और इसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है फंबल के नाम से होता है, इसलिए ये बहुत ही कॉमिक, इसमें जो है ये कॉमिक कैरेक्टर भी कहा गया एक तरह से, ठीक है। ये भी एक तरह से कॉमिक कैरेक्टर है, मतलब ये कॉमिक कैरेक्टर इसलिए कि लोग इसका मजाक बनाते हैं। तो आपने देखा कि इस तरह से आपके क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। अब आपका 6वां क्वेश्चन आ गया। फिगर ऑफ स्पीच में आपको पहचानना है क्या है, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच हैविंग हर्ड द न्यूज़
ऑफ हर मदर डेथ, अ रिवर वाज फ्लोइंग डाउन हर चीक्स। ठीक है, हाइविंग हार्ट, ये आप इसको जो है, हाँ जिनको आप पता है वो बताएंगे हमको कमेंट में कि ये जो है सेंटेंस हमारा किस टाइप का है। हाइविंग हार्ट द न्यूज़ ऑफ आवर मदर्स डेथ। ठीक है, यहाँ तक कुछ बता रहा है। ठीक है, हम ग्रामर जो लोग पढ़ रहे हैं, हमारे पेड बैच वाले भी हमको बताएंगे कि ये जो है सेंटेंस किस में है। अ रिवर वॉज फ्लोइंग डाउन हर चेक, इसमें क्या है, चीक चीक गाल पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखते हैं रिवर, रिवर फ्लो कर रहा है किसके, उसके गाल पर, यानी कि उसके गाल पर रिवर फ्लो कर रहा है, कैसे, मेटाफर है डायरेक्टली। ठीक है ना, यहाँ पे क्लियर आपका है, ये मेटाफर है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 7वां, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे देखते हैं, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फियर टू रीड। एक मिनट, थोड़ा सा इसको जूम कर दें। देखते हैं 7वां, देखते हैं फूल्स रस इन वेयर एंजल्स फियर टू रीड। अभी आपका दिया दिया गया है एपिग्राम है क्या, एंटीथेसिस है क्या, एनाफोरा है क्या, एनाडीप्लॉसिस है क्या। तो ये है एपिग्राम, है ना। ये जो है सुक्तिपरक वाक्य है, ये लोकोक्तियाँ एक तरह से कहते हैं, फूल्स रस इन वेयर एंजल्स फियर टू। ठीक है, देखते हैं कैसे है भाई। ये एपिग्राम में फ्रेंड्स, और एपिग्राम में क्या होता है, ये जो है कहीं ना कहीं जो है थोड़े में बात को, बहुत सारी बात को थोड़े में कही जाती है। एंटीथेसिस क्या होता है, चलिए एंटीथेसिस को समझ लेते हैं। एंटी का मतलब होता है उल्टा, थीसिस का मतलब, एंटी मीन्स विलोम, एंटी, एंटी का मतलब होता है अपोजिट, एंड थीसिस का मतलब होता है क्या, थीसिस में आइडिया फ्रेंड, आइडियाज़। ठीक है ना, थीसिस मीन आइडियाज़ होता है। ठीक है, अब देखते हैं ये एंटीथेसिस जो होता है आइडियाज़ भी होता है, या फिर जो होता है थॉट भी होता है। ठीक है, थॉट, थॉट, आइडियाज और थॉट। तो इसका मतलब कि ऐसा लिटरेरी डिवाइस, या आपका आंसर जो होगा ये तो एपिग्राम ही होगा, लेकिन आप समझ लीजिए क्या होता है एंटीथेसिस में, ऐसा आइडियाज या ऐसे थॉट जो क्या हो, बिल्कुल अपोजिट हो एक दूसरे के। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली इसमें क्या होता है कि या तो इसमें क्लास की बात की जाती है, वन आइडिया आर क्लास अपोजिट टू अनदर आइडिया आर क्लास, यानी एक आइडिया या फिर एक आइडिया होता है, या फिर एक क्लास होता है जो दूसरे आइडिया या दूसरे क्लास से सीधे अपोजिट होता है। ठीक, जैसे कि मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, या फिर स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्डन। इस तरह से जो है एक तरफ मैन के प्रपोजेस की बात की गई है, मैन प्रपोज करता है तो गॉड क्या करता है, उसको डिस्पोज करता है। एक तरफ स्पीच इज सिल्वर कहा गया है, बट तुरंत लगा करके क्या किया, उसके अपोजिट में साइलेंस इज क्या कहा गया, उसको गोल्डन कहा गया। तो इस तरह से आपने देखा ये एंटीथेसिस हो गया। एनाफोरा क्या होता है फ्रेंड्स, एनाफोरा आप जानते हैं, एनाफोरा में क्या होता है कि इसको जो है विरोधालंकार कहते हैं, विरोधालंकार कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एनाफोरा में, एनाफोरा में इसमें जो है एक ही बार हर एक जो है सेंटेंस में या क्लास में कोई वर्ड जो है बार बार आती है, रिपीट होती है एक पर्टिकुलर वर्ड। जैसे आप देख सकते हैं, ये आपका एंटीथेसिस में विरोधालंकार था, सॉरी। और यहाँ पर देखते हैं क्या, एनाफोरा में क्या होता है कि एक ही सेंटेंस में या एक क्लास में एक ही वर्ड को जो स्टार्टिंग होती है वो बार बार उसको रिपीट किया जाता है। जैसे आयसा, आई केम आयसा आई कंक्वीर, एक लाइन है, आई केम आयसा, आई केम आयसा, और फिर आई कॉन्क्यूर, आई केम आयसा आई कंक्यूर, ये जूलियस सीजर की लाइन है। इस तरह से इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है विक्टोरियन नॉवलिस्ट जो थे हमारे चार्ल्स डिकेंस की। तो इस तरह से देखा आपने एनाफोरा, इसमें जो है एनाफोरा का हो गया। एनाडीप्लॉसिस क्या होता है, एनाडीप्लॉसिस को हिंदी में कहते हैं अत्य पदानुवृत्ति। ठीक है, यानी तकरारे लफ्जी से कहते हैं, इसको कहते हैं तकरारे लफ्जी उर्दू में, इसे हिंदी में कहते हैं अंत्य पदानुवृत्ति। ठीक है, एनाडीप्लॉसिस में।
एनाडी प्रोसेस में क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे रिपीटेशन ऑफ फाइनल वर्ड्स का होता है, एक सेंटेंस होगा या फिर मतलब एक सेंटेंस हो सकता है या एक क्लास हो सकता है, तो उसका जो है रिपीटेशन होगा, या जो सेंटेंस या जो क्लास का लास्ट वर्ड होगा उसी लास्ट वर्ड का नेक्स्ट सेंटेंस या नेक्स्ट क्लास में रिपीटेशन होता है तुरंत। जैसे है व्हेन आई लव, लव विथ ऑल यू हार्ट, एक लाइन है रोमियो जूलियट की। दूसरा है आई बेग यू योर पार्डन, आई बेग योर पार्डन, पार्डन आई बिसीच यू, ये रोमियो जूलियट की है। इसके अलावा आप देख सकते हैं उसमें आपका जो लेसिडास की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, उसमें कहा गया है लेसिडास इज डेड, फिर आगे कहा गया है डेड इर हिज प्राइम। तो इस तरह से आपने देखा कि एक बार डेड को कहा गया पहली क्लास में, दूसरी बार दूसरे क्लास में भी उसको उसी लास्ट वर्ड को वहाँ से शुरू करके सेंटेंस को शुरू करता है। तो इस तरह से आपने देखा कि एनाडी प्रोसेस में क्या होता है कि एक क्लास होता है या फिर एक सेंटेंस होता है, बेसिकली उसको क्लास ही मानते हैं क्योंकि उसमें जो है मिक्स किया जाता है, अलग क्लास को मिला करके एक सेंटेंस बनाया जाता है। तो पहला जो हमारा होता है क्लास या सेंटेंस, उसका जो लास्ट वर्ड होता है उसी लास्ट वर्ड से दूसरा क्लास या सेंटेंस शुरू किया जाता है। तो इस तरह से आपने देखा, इसमें सारे ऑप्शन देख लिए आपने, और हमारा जो आंसर था ये एपिग्राम था। नेक्स्ट देखते हैं द सिनोनिम ऑफ फेलिक्स, हाँ द सिनोनिम ऑफ फेलिसिटस, फेलिसिटस का सिनोनिम देखते हैं क्या है। तो इसमें दिया हुआ है फेलिसिटस का एपी है, कन्वेनियंट है, ब्रिटल है, और क्या है आपका इसके अलावा प्रिवेंट है। देखते हैं अब इसमें पहले देखते हैं कि इसका फेलिसिटस का मतलब क्या होता है। तो आप जाहिर सी बात है फेलिसिटस का मतलब होता है आनंद प्रिय या परम सुखी, परम सुखी या आनंद प्रिय। अब इसमें आपका आंसर जो है यहाँ पर है, बिल्कुल सामने है, हैप्पी है। कन्वीनियंट का मतलब चूँकि आपको बता दें, इसका मतलब होता है आसान या सुविधाजनक होता है। ब्रिटल का मतलब होता है नाजुक जो बहुत चीज़ होती है। एंड फ्रिवेंट का मतलब होता है बहुत ही जोशीला हो, बहुत ही उत्साही हो, जो जोश से लवरेज हो, जिसके अंदर कुछ करने की, है ना, कुछ आगे बढ़ने की, कुछ करने की क्या हो, जुनून हो, यानी कि जुनूनी इंसान जो होता है उसे कहते हैं फ्रिवेंट। तो आपने देखा कि हमारा कन्वीनियंट होगा नहीं, कन्वीनियंट का मतलब होता है सुविधाजनक, ब्रिटल का मतलब होता है नाजुक, और ये आपका क्या होता है जोशीला। तो ये तीनों ऑप्शन आपके गलत होते हैं। हमारा लास्ट जो पहला वाला जो बचता है, यानी कि फर्स्ट में हैप्पी होता है, ये हमारा आंसर होता है फ्रेंड्स। तो हमारा आंसर कौन होगा, ये हमारा आंसर होगा फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट मीन्स क्या होता है, अब देखते हैं कॉम्पैक्ट में क्या है। फेस पाउडर फॉर वुमेन दिया है पहला, दूसरा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, तीसरा है पुट टुगेदर इन ए स्मॉल स्पेस, नन ऑफ दीज, ठीक है। अब देखते हैं क्या है। कॉम्पैक्ट का मतलब होता है जो कि बहुत ठोस होता है ना, यहाँ पर कॉम्पैक्ट का मतलब है, एक कॉम्पैक्ट का मतलब होता है थोड़ा भी होता है ना, संक्षिप्त होता है, जैसे सीडी होती है ना, कॉम्पैक्ट डिस्क होती है। तो यहाँ इसका मतलब क्या है, इकट्ठा करना होगा, एक इकट्ठा करना। एंड इसमें दूसरा इसका होता है क्या, बहुत ही जो कोई ठोस हो, ठीक है ना, बहुत ही ठोस होती है। आंसर में इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर सी होगा, ठीक है ना, पुट टुगेदर इकट्ठा करना, ये आपका होगा पुट टुगेदर इन ए स्मॉल स्पेस, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा सी। नेक्स्ट देखते हैं अपोजिट, देखेंगे अब विलोम देखेंगे। अपोजिट ऑफ नेफारियस, ओके। नेफारियस क्या है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आपके टीजीटी एंड पीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट सेंटेंस, ये आपका जो है क्वेश्चन हो सकता है। नेफारियस का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, देखते हैं। इसका मतलब होता है जो कोई बहुत ही चालाक होता है, बहुत ही कुटिल होता है, मतलब छल कपटी जो होता है, कपटी इंसान, ठीक है, कपटी इंसान जो होता है उसे कहते हैं नेफारियस कहते हैं, ठीक है। तो एक तो मतलब होता है दुष्ट होता है। अब देखिए इसमें जो है अपोजिट पूछा है, ठीक है ना, तो विक्ट का मतलब होता है दुष्ट होता है भाई, तो ये भी दुष्ट है ना, ये भी। अब विक्ट का मतलब नेफारियस मीन्स कपटी जो होगा, जो इंसान कपटी होगा, छलिया जो होगा, जो इंसान धूर्त होगा, है ना, जो इंसान बेईमान होगा, जो इंसान वो नीच होगा, ठीक है ना, नीच होगा वो इंसान, बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं कि वो बुरा इंसान होगा। तो एविल का मतलब भी बुरा हो गया, तो ये भी इसका सिनोनिम हो गया, ठीक है। अब देखते हैं डाइवर्ज का मतलब होता है क्या। डाइवर्ज का मतलब तो होता है झुक जाना, ये तो बिल्कुल अलग है, यानी कि हटाना, ठीक है ना, ये वर्ब है हटाना, 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 ये क्या है, ये टीवी है फिर,
ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है ना। तो ये हमारा होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बचा का बिनाइन बचा। अब बिनाइन का मतलब क्या होता है फ्रेंड? बिनाइन का मतलब होता है जो बहुत ही शरीफ हो, ठीक है। बिनाइन हमारा आंसर आया। बिनाइन का मतलब होता है बहुत ही शरीफ, डिसेंट पर्सन, सौम जिसे कहते हैं, बहुत ही जो डिसेंट होता है, भोला भाला, है ना, भोला भाला, भोला, सज्जन। तो इस तरह से आपने देखा कि हमारा बिनाइन हमारा ऑप्शन होगा सही। नेक्स्ट देखते हैं, एंटोनिम ऑफ जेन्युइन। जेन्युइन का मतलब क्या होता है भाई? साधारण होता है जेन्युइन का मतलब, ठीक है। जिनको वास्तविक होता है, असली जिसे कहते हैं। इसका मतलब होता है क्या? पहले आप जब एक क्वेश्चन का मतलब जानेंगे तो आप ऑप्शन में से तुरंत आप एलिमिनेट करके समझ जाएंगे। इसका मतलब होता है जो चीज़ असली हो, जो चीज़ असली हो, यानी कि जो चीज़ वास्तविक हो, जो चीज़ वास्तविक हो, जो चीज़ वास्तविक होगी, जो चीज़ असली होगी, इसका हमको क्या देखना है? एंटोनिम देखना है। अब देखते हैं क्या आ रहा है भाई असली का वास्तविक, यानी कि जो नकली हो। देखते हैं क्या है। ब्यूटीफुल इसमें होगा नहीं, ये ब्यूटीफुल होगा नहीं, ठीक है। अगली होगा नहीं, ये तो एक दूसरे के जो है अपोजिट हैं, एंटोनिम है। फिर आपका आता है, यहाँ पर देखते हैं स्प्यूरियस है, और नेक्स्ट है ब्रेव। ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, और आप देखते हैं यहाँ पे स्प्यूरियस देखते हैं फ्रेंड। तो स्प्यूरियस क्या होता है? हमने आपको बताया जेन्युइन का मतलब क्या होता है? जो चीज़ वास्तविक हो। अब देखते हैं स्प्यूरियस का मतलब होता है क्या? जाली, है ना, जाली, यानी कि जो फर्जी हो कोई चीज़, जाली हो या जो चीज़ नकली हो। तो आपने देखा इसका मतलब असली होता है, इसका एंटोनिम पूछा तो जाली या फिर नकली हो गया। तो आंसर हमारा क्या होता है? सी होता है फ्रेंड्स। इस तरह से देखते हैं। अब वन वर्ड इक्विवेलेंट देखते हैं क्या है। व्हेन अ वुमन हैज़ मोर देन 2 और मोर हस्बैंड शी इज़ नोन एज। जब कोई भी औरत जिसके पास क्या हो, व्हेन अ वुमन, एक कोई औरत, हैज़ मोर मतलब क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं, देन 2 और मोर हस्बैंड, यानी ये देन, अब यानी एक जो औरत जिसके एक से अधिक पति होते हैं उसे क्या कहते हैं? शी इज़ नोन एज। अब देखो ये मैंने आपको जो नॉर्मल लिविस का जो मैं सीरीज़ चला रहा हूँ उसमें रूट वर्ड मैं आपको समझा रहा हूँ। रूट वर्ड से एक एक चीज़ों को तोड़ तोड़ के बता रहे हैं वो क्या होता है। तो पोलीगैमी, पहला है पोलीगैमी, दूसरा है पोलियांड्रिस्ट, तीसरा है प्लेगियरिस्ट, चौथा है पोलीग्लॉय, ठीक है। अब देखते हैं पोलीगैमी। अब देखिए पोली का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? ये लैटिन वर्ड है पोली। पोली जो है ये हमारा रूट वर्ड हो गया, ठीक है। पोली का मतलब होता है मेनी या मोर। मेनी मतलब बहुत से, है ना, बहुत से। अब देखते हैं क्या है। गैम का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? गैम का मतलब होता है शादी, ठीक है ना। और गैन का मतलब होता है GYN, और एंडर का मतलब होता है पुरुष, ठीक है ना। एंडर या एंड्रॉस, इसे हमने आपको पढ़ा रखा है। इसका मतलब होता है पुरुष होता है फ्रेंड्स। और गायन का मतलब क्या होता है? गायन का मतलब होता है स्त्री, ठीक है। अब देखते हैं। अब यहाँ बात की जा रही है स्त्री की, कि वो स्त्री जो रखती हो, स्त्री किसको भाई? अपने अपोजिट जेंडर को रखेगी, यानी कि मेल को रखेगी। तो आप देखिए इसमें मेल यानी पुरुष की कहाँ बात की जा रही है? एंडर की बात की जा रही है, ठीक है। तो पोली में एंडर कहाँ आया है? यहाँ पे पोली में गैमी है, यानी कि शादी की बात की गई, ये आपका होगा नहीं। पोली में एंडर है यहाँ पर, ये हमारा आंसर मिल गया। एंड क्या है? प्लेगियरिस्ट का मतलब होता है जो साहित्यिक चोरी करता हो, जैसे विलियम शेक्सपियर को कहा गया, ठीक है। विलियम शेक्सपियर क्या थे? वो जो है साहित्यिक चोरी करते थे, ठीक है। तो और ये क्या होता है? पोलीग्लॉट, ये पोलीग्लॉय नहीं, ये पोलीग्लॉट फ्रेंड, ठीक है, पोलीग्लॉट। देखो पोली का मतलब बहुत होता है, ग्लॉट का मतलब जो होता है यहाँ आपको बता दें GLO। ये ग्लॉट जो है ना, ये ग्लॉट जो है ये बना हुआ है ग्रीक वर्ड से, ये इंग्लिश हो गया, ग्रीक इसका होता है GLO। यहाँ देखते हैं GLOT, ये जो बना हुआ है फ्रेंड्स ये किससे बना हुआ है? GLOTT, ये ग्लोटा। ये ग्लोटा हमारा क्या है? ये हमारा लैटिन वर्ड था फ्रेंड्स। ये लैटिन का ये क्या था? ये लैटिन का ये रूट वर्ड है, जिसका मतलब होता है, ये रूट है, ये लैटिन रूट है, जिसका मतलब क्या होता है? लैंग्वेज। लैंग्वेज या इसका टंग भी कहते हैं, टंग भी कहते हैं इसको। तो यानी आपने देखा कि पॉलीग्लॉट जो हो गया माने बहुत से लैंग्वेज बोलने वाला, अर्थात इसका मतलब हो गया बहुभाषी, बहुभाषी यानी जो बहुत से भाषा को जानता हो।
ये इसका मतलब होगा जो बहुत सी भाषा को जानता हो, ये आपका डी वाला आंसर। और आपका प्लेगियरिस्ट का मतलब होता है जो साहित्यिक चोरी करने वाला हो। पॉलीगैमी का मतलब होता है जो बहुत से शादी किया हो। तो शादी से थोड़ी मतलब है भाई, स्त्री भी शादी करती है, पुरुष भी करता है। तो यहाँ तो जेंडर क्लियर हो नहीं रहा है, यहाँ तो एक संस्था की बात की जा रही है जो कि मैरिज होती है, यानी शादी जैसी संस्था की बात की जा रही है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, महिला के बारे में पूछा गया, और यहाँ पे महिला के बारे में सीधे कहा गया यहाँ पे हस्बैंड के बारे का। तो महिला जो होती है वो स्त्री होती है, हस्बैंड जो होता है वो पुरुष होता है भाई, पुरुष होता है। ठीक है, हस्बैंड वाइफ जो होती है स्त्री होती है, और हस्बैंड होता है पुरुष होता है। तो पुरुष का यहाँ पर जिक्र हुआ एंडर, तो इसलिए हमारा क्या हो गया, पोली एंड्रिस्ट हो गया। तो करेक्ट आंसर हमारा होगा पोली एंड्रिस्ट। ठीक है, ऐसे जो है एक एक चीज़ों को ऐसे आप उसको एनालाइज करके देखते हैं क्या है, एलिमिनेट करते हैं, आप पढ़ते हैं, पहले उसका विश्लेषण करेंगे, देखेंगे कौन सा करेक्ट आपका ऑप्शन आ रहा है एग्जाम में। फिर देखते हैं द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मोर देन वन वाइफ एट ए टाइम। अब देखिए क्या कह रहा है, प्रैक्टिस यानी प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग यानी शादी करता है जो आदमी। अब यहाँ मैरिंग मोर देन वन वाइफ, वाइफ का आया यानी वाइफ, एक वाइफ से ज़्यादा जो एक ही टाइम में दो लोगों से शादी करता हो, इसका मतलब पुरुष की बात कर रहा है। अब तुरंत जेंडर आप तुरंत क्लियर कर लेंगे कि कौन जेंडर, करने वाला कौन है और साथ देने वाली कौन है, या करने वाली कौन है, साथ देने वाला कौन है, ऐसे आप एग्जाम में देखेंगे। ठीक है, तो अब क्या क्या मैरिज की बात की गया, तो मैरिज का मतलब क्या मैंने बताया था आपको, गैम से बताया था। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया पॉलीगैमी, पॉलीएंड्री, मोनोगैमी, सेलिबेसी। अब पोली यहाँ पे गैम मिल गया आपका, देखिए ये पोली हो गया आपका, रूट वर्ड हो गया। गैम का मतलब होता है शादी, तो जो बहुत से शादी करता हो एक ही टाइम में उसको पॉलीगैमी कहेंगे। ठीक है, एंडर का मतलब तो ये होता है जिसके जो औरत जिसके बहुत से पति हों, ये तो होगा नहीं। फिर मोनोगैमी का मतलब क्या होता है, देखिए मोनो मतलब होता है एक, है ना, वन होता है। और आपका जो पोली है, पोली का मतलब होता है मोर होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखा आपने, ये मोनो वाला तो आंसर होगा नहीं आपका ये। ठीक है, सेलिबेसी का मतलब क्या होता है, इसको ब्रह्मचर्य को कहते हैं, सी ना। सेलिबेसी जो होता है ये ब्रह्मचर्य यानी जो शादी ही नहीं करता है। ये एक्चुअली ये सेली जो बना हुआ है, सेलिबेसी ये बना हुआ है, ये भी जो है लैटिन वर्ड ही है, CAELIB। ठीक है ना, इसी से बना हुआ, इसका मतलब होता है अनमैरिड, इसका मतलब होता है। लिव ये जो है इसमें रूट वर्ड ये आपका लिव है, लिव का मतलब होता है ये लैटिन वर्ड, इसका मतलब होता है लाइफ होता है, जीवन होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे, यानी जो ऐसा इंसान जो ब्रह्मचर्य, जो जिसका जीवन कैसा हो, ब्रह्मचर्य में हो, यानी जो शादी ही नहीं करता है उसे कहते हैं सेलिबेसी कहते हैं। ठीक है, फिर आपका जो है 13 हो गया, कुछ आपका 13 क्वेश्चन हो गया। इडियम्स एंड फ्रेजेस की बात करते हैं। द डबल डच देखते हैं, द इडियम डबल डच मीन्स क्या होता है भाई। डबल डच का मतलब होता है जो ऐसी भाषा जो कैसी अबोधगम्य हो, यानी जो गड़बड़, यानी कि जो समझ में ना आए। ठीक है ना, ऐसी लैंग्वेज जो समझ में आए ही ना, वो क्या होता है, उसे डबल डच कहते हैं। तो अब यहाँ देखे हैं लैंग्वेज स्पोकन बाय द डच नहीं होगा। फिर है अनइंटेलिजिबल लैंग्वेज, तीसरा है लॉन्ग डिस्टेंस मार्च, तो डी में है क्या, टू नेटिव्स ऑफ द नीदरलैंड्स, तो ये सब होगा नहीं, ये भी नहीं होगा फ्रेंड। सीधे हम आते हैं यहाँ पे अनइंटेलिजिबल लैंग्वेज, यानी ऐसी भाषा जो क्या हो, जो अबोधगम्य हो। ठीक है, जो समझ में ना आए, अस्पष्ट या गड़बड़ भाषा। नेक्स्ट देखते हैं, विद ए हाई हैंड मीन्स क्या होता है। विद ए हाई हैंड जो हमारा जो 15 है, इसका मतलब होता है बहुत ही गुरूर के साथ, बहुत ही घमंड के साथ, बहुत ही तकब्बुर के साथ कोई काम बहुत घमंड से करना, है ना। जैसे आपके पास कोई आए, आपसे कोई हेल्प मांगने आया, आपने काम तो कर लिया लेकिन बड़े ही मगरूरी अंदाज में, बड़े ही गुरूर के साथ आपने उसको जो है उस चीज़ को दिया या उससे बात किया। तो अब यहाँ पे क्या होगा भाई, इन अ प्रेजवर्दी वे, ये तो होगा नहीं। प्रेजवर्दी का मतलब होता है जो बहुत ही तारीफ़ के साथ किसी काम को करे। इन अ डिक्टेटोरियल, डिक्टेटोरियल का मतलब, डिक का मतलब होता है ना, देखो डिक से बना हुआ डिक्टेटोरियल, डिक्टेटर, इसी से डिक्टेटर बना हुआ है। ठीक है ना, यानी जो अपनी ही बात को मनवाता हो। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं तानाशाही रवैया, और जो गुरूर जिसमें होता है वो तानाशाह भी होता है ना। तो आपका आंसर यही होगा। हेस्टी वे होगा नहीं, हेस्टी वे का मतलब वो जल्दबाजी में जो काम करता हो। ऑनरेबल वे भी नहीं होगा, न ये आपका आंसर है, न ये आपका आंसर है, न ये आपका आंसर है। आपका आंसर क्या है, बी है। ACD गलत है, बी आपका सही है। फिर आपका करेक्ट आंसर आ गया बी। अब देखते हैं क्या है, नाउन फ्रॉम वर्ब ग्राइव। ग्राइव का नाउन क्या होता है, तो इसमें दिया हुआ है देखिए, ग्रीफियन, ग्रीक, ग्राइफ एंड ग्रीफ। तो आपका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, ग्रीफ होगा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। कि ग्रीफ का मतलब क्या होगा, ग्रीक का मतलब होता है यहाँ पे, ये ग्रीक का मतलब होता है घृणित होता है।
इसका कोई सेंस नहीं, इसमें सेंस नहीं यहाँ, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। विच प्रीफिक्स कैन बी यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड्स। ये आप जानते होंगे, डू दिया है, टाई दिया है और काइंड दिया है, ठीक है ना। अनडू, अनटाई और अनकाइंड। तो आपका क्या हो गया आंसर, आपका ए हो गया। इसमें ए में आपका अन है, बी में आई एन जी, और सी में अप है और डी में विद है। तो आपका ए आपका करेक्ट हो गया फ्रेंड्स। फिर देखते हैं डी में, वन ऑफ द वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड, फाइंड आउट इट आउट। कौन सा आपका जो है मिसस्पेल्ड वर्ड है उसे आप चेक करें, ठीक है। तो अब क्लियर है, आपके सामने है। वैंडलिज्म यहाँ पर दिया हुआ है। वैंडलिज्म इसका मतलब होता है बर्बरता, बर्बरता, ये तो सही है, ठीक है। वेंजियांस, वेंजियांस का मतलब भी होता है ना, बहुत ही उसमें टाइटस एंड्रोनिकस में आया हुआ है, क्रूरता के साथ। वेंटिलेटर ये भी सही है। आपका आंसर जो होगा, ये आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा बी, ठीक है ना, ये बी। ओके, चलिए भाई, ये सब होगा नहीं, बी ही आपका होगा। नेक्स्ट देखते हैं वेनर। चूज फ्रॉम द फॉलोइंग द वर्ड विच इज़ करेक्टली स्पेल्ड। अब देखते हैं क्या है, टोटलिटैरियनिज्म। टोटलिटैरियन, जिस टोटलिटैरियनिज्म इसी से बना हुआ है। टोटलिटैरियन क्या होता है, टोटलिटैरियन मीन्स अधिनायक होता है, अधिनायकवादी जिसे कहते हैं, यानी एक दली जिसे कहते हैं। तो कह रहा है कि करेक्टली स्पेल्ड कौन सा वर्ड है। चलो भाई देखो, ट्रांसीडेंट है, ट्रांसग्रेशन है, सी तक। और नेक्स्ट क्या है, देखिए इसमें जो है आपका बी आंसर जो है ये सही है, क्योंकि इसमें जो है टोटलिटैरियन में यहाँ पर डबल एल नहीं होगा, ठीक है, एक ही एल होगा, ठीक है। बाकी आप देख लीजिएगा। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात कर रहा है। स्टिल वाटर्स रन डीप, स्टिल का पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, अब आप देखते हैं, इसको आपको समझा दें। स्टिल वाटर रन डीप, स्टिल वाटर्स रन डीप। अब यहाँ पे वाटर क्या हो गया आपका, ये नाउन हो गया, ठीक है ना। ये इसका वर्ब हो गया, इसके बारे में बता रहा है, ठीक है ना, वर्ब के बारे में बता रहा है। तो इसका जो है वाटर कैसा है, ये रन है ना। तो आपका जो है ये वर्ब की विशेषता बताने वाला हो गया। एंड ये वाटर नाउन है, तो वाटर की विशेषता बता रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, आपका स्टिल आपका एडजेक्टिव हो गया फ्रेंड्स। फिर देखते हैं 21 में 21 में, ही डिमांडेड आ थ्रो इंक्वायरी। तो थ्रो का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या फिर वर्ब है। तो ये थ्रो का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है फ्रेंड्स, ये ही डिमांडेड अ थ्रो इंक्वायरी। देखिए कैसे, ही डिमांडेड उसने जो है मांग की, क्या मांग की, अ थ्रो इंक्वायरी। ये हमारा जो है सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया। ये ऐसे आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझ लिया करिए। प्रोनाउन के रूप में है, डिमांडेड क्या हो गया हमारा, वर्ब हो गया, है ना। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, अ थ्रो इंक्वायरी, ठीक है। ये पूरा जो है ये हमारा पूरा फ्रेज है, ठीक है। और किस में है ये जो है फ्रेज हमारा क्या है, नाउन फ्रेज में है, और इसका मॉडिफायर है। हमने आपको मॉडिफायर पढ़ाया हुआ है फंडामेंटल क्लास में। मेरी वीडियो को आप देखिए, आपका सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। जो भी पिछला वीडियो है आप उसको देखते रहिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए। तो ये क्या बन गया, ये आपका हो गया, ये मॉडिफायर हो गया। अब पूछ रहा है कि इसमें क्या है, ही डिमांडेड थ्रो इंक्वायरी। थ्रो क्या है। अब थ्रो क्या है फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कि इंक्वायरी इसमें ये हो गया आपका नाउन हो गया फ्रेंड्स, ठीक है ना, ये नाउन हो गया। तभी तो नाउन फ्रेज बनना है, और नाउन फ्रेज बन रहा है इसीलिए इसका मॉडिफायर बन रहा है। अब ये नाउन हो गया, नाउन के पहले जो कोई वर्ड आता है वो क्या होता है, उसका एडजेक्टिव होता है। ये इसकी हो गई ग्रामेटिकल प्रोफाइल। दूसरी इसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल कैसे हो गई कि इसके पहले ये क्या हो गया, ये आपका जो है इसमें आर्टिकल दिया हुआ है, ये इसमें आर्टिकल दिया हुआ आ या एन कब आता है, ठीक है। तो यहाँ आपने देखा आ थ्रो इंक्वायरी, ठीक है। तो ये आपका जो है इसमें थ्रो का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा वो क्या हो गया, आपका एडजेक्टिव हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, आई लव टू डांस। अब इसमें पूछ रहा है आई लव टू डांस में, टू डांस इज हियर इन्फिनेटिव, इट इज़, ये क्या है, ये क्या है। इसमें जो है सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है, या फिर इसमें क्या है कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब है, या नॉन ऑफ दीज है। देखते हैं कैसे हैं। आई लव टू डांस, आई लव ये हो गया, इसका जो है ये पूरा सेंटेंस यहाँ पे हो गया, ये आपका जो है सब्जेक्ट हो गया। ये आई प्रोनाउन के रूप में, लव आपका जो है ये वर्ब हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, ठीक है, मेन वर्ब हो गया। ये टू डांस, ये जो है टू डांस, ठीक है, आई लव टू डांस, ये क्या है, ये जो है
ये ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हो रहा है, ठीक है ना। चलिए इसमें जो है ये इन्फिनेटिव के रूप में है। अब देखते हैं डांस होता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं फुल इन्फिनेटिव इसे कहते हैं, जैसे डांस है, आपका, इसके बाद है आपका स्विम है, ठीक है ना, रन है, एंड ठीक है, ब्रीथ है। कुछ ऐसे जो है वर्ब्स होते हैं जो क्या होते हैं, ये फुल इन्फिनेटिव इसे कहते हैं, फुल इन्फिनेटिव। इसे प्रेजेंट इन्फिनेटिव भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड आउट द करेक्ट कन्वर्जन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। इसे आप आराम से कर सकते हैं। अच्छा इस स्लाइड पे है, एक मिनट, यही था आंसर शायद 32 पर। प्लीज़ डोंट ड्रिंक टू मच, सॉरी, प्लीज़ डोंट ड्रिंक टू मच, रिमेंबर दैट यू विल हैव टू ड्राइव होम, शी सेड टू हिम। अब इसमें आपको देखना है, इसमें आपके सामने जो है, शी फॉरवेड हिम नॉट टू ड्रिंक टू मच, रिमाइंडिंग हिम दैट ही वुड हैव टू ड्राइव होम, ठीक है। शी फॉरवेड हिम नॉट टू ड्रिंक, ये कह रहा है प्लीज़। अब यहाँ प्लीज़ यहाँ से देख सकते हैं आप, प्लीज़ डोंट थिंक टू मच, रिमेंबरिंग। अब आप यहीं दे सकते हैं, ये आपका जो है एक क्लास ये हो गया पहला, और ये क्लास ये आपका हो गया, ठीक है। डबल इन्वर्टेड कामा में ये पूरा क्लास हो गया। यहाँ प्लीज़ से लेकर के प्लीज़ डोंट ड्रिंक टू मच, रिमेंबर दैट यू विल हैव टू ड्राइव होम, ये पूरा आपका दूसरा क्लास हो गया। तो आप देखते हैं इसमें प्लीज़ दिया हुआ, तो जाहिर सी बात है इसमें कहीं ना कहीं प्लीज़ करा तो क्या हो रहा है, इसमें बैक्ड आया हुआ, देखिए यहाँ। बस ऐसे आप पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ना है, आपको कीवर्ड देखना है, यहाँ से आप पकड़ लेंगे, इसका आपका आंसर क्या है, बी होगा। बाकी इसमें देख लेंगे और कहाँ पे क्या गलती है। दैट हिम नॉट टू ड्रिंक सही है, टू मच सही है, रिमाइंडिंग यहाँ से हो गया, रिमाइंडिंग हिम, यहाँ पे आपने इस पे देखा कि प्रोनाउन को भी चेंज किया है, सही है। दैट ही वुड है, यहाँ पे विल को यहाँ पे वुड में चेंज कर दिया, विल हैव को वुड हैव में चेंज कर दिया, अब फिर इसे प्रीपोजिशन यहाँ पे टू लगा करके क्या ड्राइव होम कर दिया, बिल्कुल सही है। तो आपने देखा बेक्ड इसमें है, इस तरह से आपका आंसर ये है। बाकी आपको कुछ पढ़ना नहीं है, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, सीधा आप आंसर पे आइए, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पढ़ने का टाइम नहीं रहता है। देखते हैं, द इंडियन वे ऑफ थिंकिंग इज़ सुपीरियर, ये आपका अब एरर का क्वेश्चन आ गया। द इंडियन वे ऑफ थिंकिंग इज़ सुपीरियर टू मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अब इसमें आपको देखना एरर कहाँ है फ्रेंड्स। तो देखते हैं इसका मतलब क्या है, द इंडियन वे ऑफ थिंकिंग इज़ सुपीरियर, यानी सोच का भारतीय तरीका। द इंडियन वे यानी भारतीय तरीका किसका, ऑफ थिंकिंग इज़ सुपीरियर, यानी सोच का भारतीय तरीका क्या है, वो सुपीरियर है, वो सुपीरियर है ना। डिग्री आप उसमें जो है इंटरचेंज ऑफ डिग्री का जो आपने देखा होगा आप चैप्टर उसमें है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन से। द इंडियन वे ऑफ थिंकिंग इज़ सुपीरियर, सोच का जो भारतीय तरीका है वो क्या है, बेहतर है। कहाँ से बेहतर है, आगे दिया है, टू मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया के तमाम जो देश हैं, दुनिया के तमाम जो मुल्क हैं, उन मुल्कों में से जो भारतीय, हमारा भारत जो है, हमारे भारत के लोगों के सोचने का तरीका क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। अब आप देखते हैं इसमें जो है पूछ रहा है कि कहाँ पर है, क्या इसमें नो एरर है, तो आपको इसमें देखना होगा फ्रेंड्स कि इसमें सुपीरियर दिया हुआ है, तो आप ऐसे देखेंगे कि आपका होगा दैट ऑफ, यहाँ पे जैसे दिया है ना, टू मोस्ट ऑफ द दिया हुआ है, तो आपका ये आपका यहाँ पर इसमें सी वाले में गलत है, मोस्ट ऑफ द अदर हो जाएगा, ठीक है, मोस्ट ऑफ द अदर हो जाएगा, मोस्ट ऑफ द अदर, ठीक, ये आपका सी में एरर था। नेक्स्ट देखते हैं, अ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम द प्रिंसिपल एंड द हेड ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट हैव हेल्प्ड हिम टू गेट द ल्यूक्रेटिव जॉब, ठीक है। देखते हैं क्या है, अ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम द प्रिंसिपल, यहाँ से सेंटेंस शुरू करते हैं, अ लेटर की बात कर रहा है ना, अ लेटर हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम द प्रिंसिपल एंड द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, अगर आपने वो हमारा फंडामेंटल क्लास देखा होगा तो आप आसानी से पकड़ सकते हैं। अ लेटर हो गया, फिर आप देखते हैं द हेड ऑफ द इंग्लिश डिपार्टमेंट हैव, यहाँ पे मिल गया आपको, ठीक है ना,
एरर कहाँ पर है, हैव में है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हैज होगा, ठीक है। आ लेटर है, हैज होगा। अब ऐसे कर सकते हैं, आ लेटर हैज हेल्प हिम टू गेट दिस ल्यूक्रेटिव जॉब, ठीक है। आप देख सकते हैं ये आपका सेंटेंस, बाकी ये चीज़ें आपका तो ये तो आपका मॉडिफायर हो गया, बाकी ये द हेड ऑफ द इंग्लिश डिपार्टमेंट ये मॉडिफायर है। मेन जो आपका सेंटेंस है क्या है, यहाँ पर वर्ब जो होगा, वर्ब की गलती है यहाँ पे एरर आपका वर्ब का है, यहाँ पर हैज होना चाहिए। अ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम द प्रिंसिपल एंड द हेड ऑफ द इंग्लिश डिपार्टमेंट, ये जो है ना, ये आपका एडिशनल वर्ड है, अदर वर्ड है। मेन आपका क्या है, अ लेटर, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर वर्ब जो आ रहा है, जब आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पे हैज होगा, ठीक है। तो इस तरह आपने देखा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या था, आपका ऑप्शन सी था। इस तरह से ये जो है आज आपके 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं फ्रेंड्स। ये हमारे पब्लिक ग्रुप टेलीग्राम जो हमारा चैनल है, जो पब्लिक है, उस पर आपको 2 घंटे डेली प्रैक्टिस करवाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये इसका लिंक है, आप यहाँ से लिंक से उसको ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। या इसके अलावा अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप ज्वाइन करने का दूसरा प्रोसेस है कि ऊपर हमने इसका QR दे रखा था टेलीग्राम का, आप वहाँ से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और पब्लिक ग्रुप को आप यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये जो QR यहाँ पर है सामने आपके, यहाँ पे स्कैन के माध्यम से, जो आप स्कैनर के माध्यम से स्कैन करके यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको पेड बैच लेना है तो आपके सामने ये जो QR है, यहाँ से आप फ़ी पे करके हमारे पेड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। TGT PGT की पेड बैच चल रहे हैं, जिसमें आपको डेली लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलते हैं। इसके अलावा आपको डेली आपका डाउट सेशन चलता है। और ये जो हमने मॉक टेस्ट दिया है अभी आपको, इसके लिए लॉन्च किया है हमने आपकी TGT PGT के लिए, इसमें ये नवरात्र के शुभ अवसर पर आपका ये जो है ऑफ़र चल रहा था, ये आज लास्ट है इसका डे। तो आप चाहें तो TGT की मॉक टेस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं 699 में, और मिशन UP TGT PGT के नाम से है। और आप TGT का 699 है, PGT का 899 है फ्रेंड्स। तो आप यहाँ देखें, PGT का 899, TGT का 699, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको 3750 क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी कि टोटल जो मॉक टेस्ट हमारा होगा वो 30 मॉक टेस्ट होगा। और इसमें आपको OMR पे प्रैक्टिस करने होंगे। आपके क्वेश्चन पेपर जो होंगे वो आयोग के क्वेश्चन पेपर के पैटर्न पर, जो आपको उसी पर आधारित होगा। और सारे आपको ऑप्शन जो आपके होंगे, उसमें सारा ऑप्शन आपका जो है लाइव एक्सप्लेनेशन उसका होता है, तो उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पर डेली 3 से 4 घंटे हम आपको प्रैक्टिस देते हैं। हम आपको अपने पेड बैच में प्रैक्टिस देते हैं। बहुत सारी सुविधाएं हैं फ्रेंड्स, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हो जो इच्छुक हैं। और ये जो आपके सामने है, ये यूट्यूब का हमारा QR है, तो यूट्यूब चैनल को भी आप यहाँ से स्कैन करके आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको कोई दिक्कत है एडमिशन लेने में, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई फाइनेंशियली दिक्कत है, तो आप मुझे दिए गए मेरे इस नंबर पर 8115590317, ये जो हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझ पर इस पर कॉल या मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हैं फ्रेंड्स। आपकी पूरी हेल्प होगी। आप पढ़ें, अच्छे से पढ़ें और सिलेक्शन लें, यही हमारा मकसद है। राष्ट्र हित में शिक्षा है। आपको अगर कोई डाउट्स है, अगर आप हमारे टेलीग्राम पब्लिक ग्रुप में जुड़े हैं और क्वेश्चन आप वहाँ पर डेली अटैम्प्ट कर रहे हैं, क्विज डेली अटैम्प्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है या आपके बुक से कोई दिक्कत है, तो आप उस ग्रुप में अपने क्वेश्चन को आप वहाँ पे शेयर करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको या तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम में आपको सॉल्व किया जाएगा, या फिर आपको यूट्यूब के माध्यम से आपके क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको वीडियो दिया जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। वीडियो कैसा लगा अपनी राय आप ज़रूर दें फ्रेंड्स। वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट ज़रूर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर। थैंक यू। जय हिंद।